गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ तनवीर बानो। आज से मैंने सोचा है कि हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगी। इतिहास पढ़ाने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। इतिहास का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है कि यह निश्चय था, मतलब ये पहले से डिसाइडेड था कि हाँ ये चीज़ें हो चुकी हैं, वो इतिहास कहलाता है। और अगर हम देखें इतिहास को इंग्लिश में जो हिस्ट्री बोला जाता है, एक्चुअली ग्रीस के जो लोग थे वो इतिहास को हिस्ट्री बोला करते थे और इसका अर्थ होता है बुनना, अर्थात घटनाओं को व्यवस्थित रूप से बुनना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई इतिहास की बात, लेकिन इतिहास जो है ये अपने आप में काफ़ी विशाल रूप में होता है, तो उसे इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है प्राचीन भारत, फिर है इसके बाद मध्य भारत, देन इसके बाद होता है आधुनिक भारत। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में। अगर प्राचीन भारत की बात की जाए, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राचीन प्राचीन मतलब होता है काफ़ी पुरानी, काफ़ी पहले की जो चीज़ें हैं, काफ़ी पहले की जो घटनाएं हैं, उसका जो क्रमबद्ध ज्ञान है वो प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। प्राचीन भारत की अगर बात की जाए तो इसको समझने के लिए 4 मेन पॉइंट्स आप बना लीजिए तो आपको प्राचीन भारत काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राचीन भारत को समझने के लिए ये जो 4 मेन पॉइंट हैं वो होते हैं, पहला है धर्म ग्रंथ, फिर उसके बाद है ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का आवागमन और पुरातत्व साक्ष्य। अगर हमने ये 4 पॉइंट्स अच्छे से कर लिए तो हमारा प्राचीन भारत काफ़ी कुछ हद तक प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, इसके ये जो 4 सब पॉइंट्स है, उसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के बारे में अगर देखा जाए, जैसे कि अगर धर्म ग्रंथ की नॉर्मली बात की जाती है तो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो है वेद। ठीक है, तो वेद होता है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। अब ये जो वेद है ये 4 तरह के वेद होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। देन उसके बाद अगर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस तो वो इस तरह से होते हैं कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो आपको ये नाम काफ़ी अच्छे से याद रखना है। वेद के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास इसके संकलन करता है। इसमें उपदेश किस तरह से दिए गए, उपदेश के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उपदेश इसमें वसुदेव कुटुंबकम के दिए गए हैं। अब वेद के मैंने आपको 4 नाम बताए, 4 नाम हर किसी को याद होता है, बट इन 4 नाम के अंतर्गत आपको इसका क्रम याद होना चाहिए। तो वेद का जो क्रम है चारों का वो इस तरह से होता है। सबसे जो प्रारंभिक वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद, सामवेद, देन अथर्ववेद। तो ये चारों का क्रम इस तरह से आपको याद रखना है। सबसे फर्स्ट होगा ऋग्वेद, देन यजुर्वेद, देन सामवेद, फिर होगा अथर्ववेद। अब ये जो 4 वेद हैं हमारे, इन चारों वेदों की जो मंडली होती है, इसका मतलब है चारों वेदों को अगर हम साथ में ले लें तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा संहिता। चारों वेदों की मंडली को संहिता कहा जाता है। अब सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद होता है ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। ऋचाएं क्या होती हैं? ऋचाएं मंत्रों को कहा जाता है। तो मंत्रों का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसको हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद जो है एक पद्यात्मक ग्रंथ होता है, इसमें सारे के सारे पद्य होते हैं। अब इसके मेन पॉइंट्स आपको जो याद करने हैं वो ये हैं कि ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं? 10, सूक्तियाँ होती हैं 1028 और ऋचाएं होती हैं 10,462। तो ये सारे 10-10 से ही स्टार्ट होंगे। मंडल 10, सूक्ति 1028, ऋचाएं 10,462। अब ऋचाओं के जो पढ़ने वाले ऋषि हैं उसको क्या बोला जाता है? ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस वेद से हमें आर्य की राजनीतिक कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य की राजनीतिक कार्यप्रणाली के बारे में आप हमें कहाँ से जानकारी, किस वेद से जानकारी मिलती है? तो सबसे प्रारंभिक वेद ऋग्वेद से हमें आर्य की राजनीतिक कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है।
क्वेश्चन में जो मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ये सब मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ कि मेन पॉइंट्स हम याद कर लें जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। इसका डिटेल में भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सारे वेदों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है वो ऋग्वेद कहलाता है। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि कौन है? ह्रोत, ठीक है। और फिर इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? आर्य की राजनीतिक कार्यप्रणाली की जानकारी मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है और किस मंडल से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। और ये किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को, ठीक है। तो 3रा मंडल काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसमें बात आती है 9वें मंडल की। 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में उल्लेख किया गया है और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में उल्लेखित किया गया है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 8वें मंडल में किसकी जानकारी मिलती है, 8वें मंडल से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन में हस्तलिखित ऋचाएं नहीं लिखा रहता, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होता है खिल का, तो आपको खिल पर टिक लगाना है क्योंकि इसे खिल को ही हस्तलिखित ऋचाएं कहा जाता है। ये सारे मेन पॉइंट्स थे। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक फिगर याद रखना है आपको 200 और 250 का। 200 ऋचाओं की जो रचनाएं हैं वो अग्नि देवता के लिए की गई हैं और 250 ऋचाओं की रचनाएं जो हैं वो इंद्र देवता के लिए की गई हैं। तो इस तरह से ये आपका ऋग्वेद पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये पूरा का पूरा मंत्रों तथा नियमों का संकलन है। इसमें पूरे के पूरे मंत्र और नियम के बारे में उल्लेखित किया गया है। यज्ञ जो होते हैं उसके जो नियम होते हैं, यज्ञ के विधि विधान जो होते हैं वो यजुर्वेद में होते हैं। देखिए, सिंपल सी ट्रिक है, या से यज्ञ या से यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या किस चीज़ के बारे में दिया गया है? यज्ञों के विधि विधान, यज्ञों के नियम पालन के बारे में और मंत्र तथा नियमों का संकलन इसमें किया गया है। यह एक ऐसा वेद है, देखिए अभी हमने जो पढ़ा था ऋग्वेद जो था ये पद्यात्मक था, लेकिन जो यजुर्वेद होता है ये इसमें पद्य और गद्य दोनों होते हैं। ये गद्यात्मक है लेकिन इसमें पद्य भी होते हैं और इसके पाठककर्ता को हम ऊर्ध्ववायु कहते हैं। अब इसके बाद आता है सामवेद। तो यजुर्वेद से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ दिमाग में इतना बनाकर रखना है कि या से यज्ञ या से यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का सारे विधि विधान वगैरह दिए गए हुए। फिर आता है सामवेद। सामवेद में नाम से ही समझ में आ रहा है सामवेद। सामवेद में शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, अर्थात गान का इसमें पूरा संकलन किया गया है। यज्ञों के अवसर में जो यज्ञ होते हैं उसके अवसर में जो गीत वगैरह गाए जाते हैं, जो मंत्र का उल्लेखन किया जाता है वो सामवेद के अंदर आता है। इसके पाठककर्ता को उद्दात्र कहा जाता है और भारतीय संगीत का जनक है ये सामवेद। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संगीत का जनक क्या है? तो भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, ठीक है ना। तो आपको ये 3 वेद मैंने बता दिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है? ये अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद है, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अथर्व, आ से अथर्व ऋषि, अथर्व ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद है। अथर्ववेद में मंत्र कितने हैं? 731 तथा पद्य कितने हैं? 6000। कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में। सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण है इसमें। मानव जीवन के सभी पक्षों का विवरण है, चाहे वो गृह निर्माण हो, कृषि हो, उन्नति हो, विवाह हो, सभी चीज़ों का। सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है, मतलब प्रजा जो होती है उसकी 2 पुत्रियां मान ली गई हैं, सभा और समिति। और वेद में सबसे पुराना प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। थैंक यू।